हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हम यहाँ पर क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 अगर देखें तो वहां पर हम मोशन की बात करते हैं और मोशन में एक स्पेशल केस आता है जहां पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है। जब हम यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात करते हैं तो हमारे पास में तीन इक्वेशन होती है मोशन की। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus हाफ at स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन हमको पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और ये तीनों इक्वेशन आप यूज तभी कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो उसके सारे केसेस हमने देखे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर सारे वीडियो देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है या पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, तो आप कैसे अलग अलग कंडीशन यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। पर आज हम इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का स्पेशल केस देखेंगे, दैट इज रिटन ऑन द टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। जब मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं तो हम एक एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कंसिडर करते हैं और उसे हम अप्रोक्सीमेट यूनिफॉर्म कंसिडर करते हैं, इसलिए तीनों इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। पर वो जो स्मॉल जी है प्रैक्टिकली वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है। वो अलग अलग जगह पर जी अलग अलग होता है। ठीक है, अगर हम अर्थ सरफेस से ज्यादा ऊपर जाते हैं तो जी का वैल्यू डिक्रीज होता है, अगर अर्थ सरफेस के अंदर जाते हैं तो भी जी का वैल्यू डिक्रीज होता है। सबसे ज्यादा जो जी का वैल्यू होता है वो सरफेस पर होता है और उससे भी ज्यादा होता है सरफेस जो कि पोल पर है। तो पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज्यादा होता है। तो जी जो है जिसे हम कहेंगे, पर यहाँ पर उससे रिलेटेड और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम समझते हैं ताकि हमको कॉन्सेप्ट समझने में और इजी हो जाए। यहां पर अगर हम अर्थ को एक परफेक्ट स्फेयर कंसिडर करें, जो कि होती नहीं है, ठीक है, अगर कंसिडर करें तो मान लेते हैं उसका मास कैपिटल एम है और रेडियस आर है, और यहां पर अगर हमने कोई बॉडी रखा है जिसका मास एम है तो इस पर एक फोर्स लगेगा, दैट इज एफ, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो फोर्स होगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हमको पता है ग्रेविटेशनल लॉ। ओके, अगर दो बॉडी आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, उनके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस आर है, सो व्हाट इज द न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ? एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ जी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं क्योंकि इसका वैल्यू हर जगह कांस्टेंट होता है, 6.67 इंटू 10⁻11, और यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिखे, पर यहाँ पर एक्सेलरेशन हम जी लिखेंगे बिकॉज इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, and it is gmm divided by r square, so this g cancel out and g is equal to gm divided by r square। तो ये हमारे पास g का फॉर्मूला है। वैसे इस फॉर्मूले को हम इस चैप्टर में इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं, इसका पूरा यूज जो है वो ग्रेविटेशन चैप्टर में होता है। वहां पर हम ग्रेविटी एक स्पेशल टॉपिक पढ़ते हैं जहां पर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पर जी का प्रैक्टिकल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। क्या कहते हैं? सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की हेल्प से आप लेबोरेटरी में किसी भी जगह पर जी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें तो इसका बॉब जो है और इसका लेंथ है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमने इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया और टाइम पीरियड कैलकुलेट किया तो t इज इक्वल टू 2 रूट एल बाई जी होता है। ये सारी चीजें जनरली पता होती है हमको।
है ना, पर नहीं पता है तो आप याद रख लीजिए। और अगर हम इसका स्क्वायर करें तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर, सॉरी एल डिवाइडेड बाय जी। तो यहां से जी का वैल्यू हमको मिलेगा 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। और इसमें हम एल का वैल्यू और टी का वैल्यू और 4 पाई का वैल्यू तो हमको पता है, पुट करके हम जी का वैल्यू किसी भी जगह पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और लेबोरेटरी में हम करते भी हैं। फिजिक्स लैब में हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट आता है कि हाउ दिस जी वी कैन कैलकुलेट यूजिंग टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ओके, और इसमें और भी सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट और है कि टाइम पीरियड इज नॉट डिपेंडिंग ऑन मास। तो अलग अलग मास के हम बॉब लेते हैं और उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं एंड इट विल बिकम कांस्टेंट। और अगर हमने लेंथ 1 मीटर लिया है तो दैट इज कॉल्ड सेकंड पेंडुलम, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। बहुत सारी चीजें हैं, पर यहाँ पर जी हम कांस्टेंट कंसीडर करके चलते हैं अप टू अ सर्टेन लिमिट। ठीक है, अर्थ सरफेस से ज्यादा ऊपर अगर हम नहीं जाते हैं तो जी का वैल्यू अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट होता है। और यहाँ पर उस जी का वैल्यू हम लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन में जी का वैल्यू नहीं गिवन है, नहीं गिवन है और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही यूज करेंगे। अगर इस जी का वैल्यू फिट पर सेकेंड स्क्वायर में आपको कैलकुलेट करना है तो इट इज इक्वल टू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एफपीएस सिस्टम में, ये एमकेएस सिस्टम में, ये एफपीएस सिस्टम में। और इस जी का वैल्यू हम अप्रोक्सीमेट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलेंगे। पर ये जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर जी का वैल्यू आपको लेना है तो आप तभी लेंगे जब स्पेसिफाई किया हो। जैसे आप 90% जेई या नीट के न्यूमेरिकल देखेंगे तो वहां पर स्पेसिफाई होगा क्वेश्चन में कि जी का वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। अब यहां पर हम पूरा सिस्टम चेंज कर देंगे। ये तो हमको हमारा जनरल एक्सप्रेशन हमको समझ में आया कि कहाँ से ये जी काम करता है, जी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, आप राउंड फिगर में 10 कैसे ले सकते हैं, ये सब हम यहाँ पर सीखे। पर जी के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए अब हम ग्राउंड कंसिडर करेंगे, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, और उसके रिस्पेक्ट में हम सारी चीजें कंसिडर करेंगे और सबसे पहले साइन कन्वेंशन को समझेंगे। तो हम सबसे पहले साइन कन्वेंशन की तरफ जाते हैं। तो यहां पर अगर मोशन अंडर ग्रेविटी की हम बात करें, हमारा टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी की आप बात कर रहे हैं तो यहां पर आपको इन तीनों इक्वेशन को यूज करना है, पर उससे पहले साइन कन्वेंशन। यहां पर जब जब कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है, ग्रेविटी के अंडर अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर रही है तो इसे हम फ्रीली फॉलिंग भी कहते हैं, क्योंकि किसी से बॉडी का कांटेक्ट नहीं है, वो एटमॉस्फेयर में अर्थ की ग्रेविटी में फ्रीली फॉल हो रही है। तो इस टॉपिक को हम कह सकते हैं फ्रीली फॉलिंग। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन कभी कभी हमको होता है कि सर अगर बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है तो उसे फ्रीली फॉलिंग क्यों कहेंगे, या बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है तो हम कह सकते हैं कि फ्रीली फॉलिंग, पर अपवर्ड मूव कर रही है तो फ्रीली फॉलिंग कैसे होगा। अगर ग्रेविटी में कोई बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है तो आप उसे फ्रीली फॉलिंग कैसे कहेंगे, क्योंकि वहां पर किसी से कांटेक्ट नहीं है, वो अर्थ की ग्रेविटी में मूव कर रही है, उसे हम फ्रीली फॉलिंग कहेंगे। उस पर एक्सेलरेशन कैसा लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर ये हमारा ग्राउंड है और यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी काम करता है। तो अब हम साइन कन्वेंशन कैसे चूज करेंगे, साइन कन्वेंशन चूज करने के लिए अच्छा यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और हमें समझना है, वो ये है कि जब आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन बात करते हैं, क्योंकि ये उसी का टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं वर्टिकल अपवर्ड या वर्टिकल डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और वर्टिकल अपवर्ड और वर्टिकल डाउनवर्ड मतलब एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वेक्टर क्वांटिटी को आप साइन की हेल्प से प्रेजेंट करेंगे, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। इसलिए साइन कन्वेंशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी वेक्टर क्वांटिटी है और इन्हें पॉजिटिव नेगेटिव लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन को साइन कन्वेंशन कैसे यूज करेंगे, ठीक है। साइन कन्वेंशन हम यूज कर रहे हैं फॉर वेक्टर, फॉर वेक्टर
वेक्टर्स जितने भी हमारे होंगे उनके लिए साइन कन्वेंशन हम यूज करेंगे, जिसमें वर्टिकल अपवर्ड जो होगा उसे हम हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और वर्टिकल डाउनवर्ड हमेशा नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो ये जो जी है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसका डायरेक्शन कैसा होगा, इसका साइन होगा -G, नेगेटिव जी हम लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने हमारे साइन कन्वेंशन में अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर किया है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव कंसिडर किया है। अगर कोई बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड है। अगर बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्योंकि एक्सेलरेशन तो नीचे ही लग रहा है। अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर नाइन्थ के जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़े से आपको भूलना पड़ेंगे, उनको इरेज करना पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर और कुछ एडवांस लेवल के केसेस भी बनेंगे जहां पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए हम यूनिवर्सल मेथड यूज करके चलेंगे, जिसमें वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव और वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेंगे और फिर हम कैलकुलेशन करेंगे ताकि हमारे कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं हो। यहां पर अब g नेगेटिव हुआ तो ये तीनों इक्वेशन चेंज हो जाएगा। v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी होगा। s की जगह पर हम h ले लेंगे तो h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच होगा। तो यहां पर तीनों इक्वेशन में क्या चेंज आया वो आप समझ सकते हैं कि हमने एक्सेलरेशन को माइनस जी से रिप्लेस कर दिया। तो जब कभी मोशन अंडर ग्रेविटी की आप इस रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो इन तीनों में से एक इक्वेशन हम यूज करेंगे और यहां पर जी का वैल्यू हम हमेशा नेगेटिव लेंगे। तो हमने ये इक्वेशन चेंज कर दिया। अब जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं तो हमारे पास अलग अलग केसेस बनते हैं, जिसमें सबसे पहला केस कि अगर कोई बॉडी को हमने ग्राउंड से वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दिया। सारे केसेस हम देखने वाले हैं। अगर हमने एच हाइट की बिल्डिंग से वर्टिकल अपवर्ड एच हाइट से किसी बॉडी को ड्रॉप कर दिया, नीचे गिरा दिया, ठीक है, या फिर अगर हमने एच हाइट की बिल्डिंग से बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया तो वो ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, या फिर एच हाइट की बिल्डिंग से हमने किसी बॉडी को डाउनवर्ड थ्रो कर दिया तो वो डाउनवर्ड मूव करेगी। अब ड्रॉप और थ्रो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है वो है डिफरेंट केसेस। कौन सा केसेस? अलग अलग केसेस जिसमें हम सारे न्यूमेरिकल को समझ सकते हैं। पहला केस है जब हमने किसी बॉडी को, किसी स्टोन को, किसी बॉल को वर्टिकल अपवर्ड थ्रो किया इनिशियल यू वेलोसिटी से फ्रॉम द ग्राउंड। सेकेंड केस है अगर हमने किसी बॉडी को ड्रॉप किया फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ हाइट एच तो उसको रिलीज कर दिया। थर्ड केस है उसी बिल्डिंग से अगर हमने किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया, ऊपर फेंका तो क्या होगा, और चौथा केस है डाउनवर्ड फेंका तो क्या होगा, टाइम कैसे होगा, वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट अटेन क्या होगी, सारे केसेस हम देखने वाले हैं। और यहाँ पर एक एक केस को बहुत ध्यान से हम देखेंगे ताकि आपका एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं हो, एक भी न्यूमेरिकल मिस नहीं हो, उससे रिलेटेड एक भी डाउट आपका नहीं रहे। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर देखना है जिसमें हम बात करेंगे अलग अलग केसेस की। थैंक यू वेरी मच।